नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक डिबेट शो दंगल। यूपी की सत्ता में इस वक्त कुर्सियां सजी हैं, लेकिन जिम्मेदारियां अब भी खाली पड़ी हैं। शपथ हो चुकी है, चेहरे चमक चुके हैं, लेकिन योगी सरकार के नए मंत्री अब भी अपने मंत्रालय का इंतजार कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन चेहरों को बीजेपी ने राजनीतिक संदेश, सामाजिक संतुलन के बड़े चेहरे के तौर पर आगे बढ़ाया, वो अपने विभाग को लेकर पशुपेश में। उधर विपक्ष इस देरी को मुद्दा बना रहा है, बीजेपी पर हमलावर है। अखिलेश यादव ने तंज कसा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में नरमी नहीं दिखाई। इस बीच में लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों के कई राउंड पूरे हो चुके हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी सत्ता की बिसात पर चाल बहुत सोच समझ कर चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या सत्ता के भीतर कोई खींचतान चल रही है, जिसकी वजह से विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पा रहा है, या फिर बीजेपी समय लेकर सॉलिड प्लान के साथ जनता के बीच में जाना चाहती है। सवाल यह भी है कि 2027 चुनावों को लेकर बीजेपी के पास कौन से सियासी अंक गणित का प्रश्न आ गया जो 8 दिन में सॉल्व नहीं हो पाया। आज इन्हीं सवालों के साथ दंगल में होगी बहुत बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। मैं भूपेंद्र सिंह की शपथ लेता हूँ। मैं मनोज कुमार पांडे मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की सुरक्षा और अखंडता रखूंगा। 10 मई को शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद 8 दिन बीत गए। यूपी सरकार के नए मंत्री अब भी बिना विभाग के टहल रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और सुरेंद्र दिलेर को जगह मिली। 2 पुराने चेहरों को प्रमोशन मिला, सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल सिंह। लेकिन ये सब अभी इंतजार में, पूछ रहे हैं मेरा नंबर कब आएगा। के प्रति सच्ची श्रद्धा। योगी सरकार 2.0 के तीसरे मंत्रिमंडल विस्तार का शोर तो खूब हुआ, लेकिन अब वही विस्तार सत्ता के गलियारों में एक लंबी खामोशी बनता जा रहा है। मंत्री हैं, लेकिन मंत्रालय बंटा रहे, कुर्सियां हैं पर जिम्मेदारी नदार। दिलचस्प ये कि जिन चेहरों पर सरकार ने ताकत का प्रतीक बनाकर पेश किया, वो आज फाइलों से ज्यादा इंतजार की राजनीति में फंसे नजर आते हैं। नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार तंज कस रहे हैं। कह रहे हैं कि मंत्रालय के बंटवारे की देरी की असली वजह ये कि ये कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकराने लगे। अखिलेश यादव के तंज का जवाब योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर देते हैं। लिखते हैं कि सपा प्रमुख में सत्ता पाने की इतनी अधिक लालसा है कि वो घर में शोक होने पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। नसीहत राजभर देते हैं कि कम से कम भाई की 13वीं तक तो रुक जाते, इसके बाद राजनीति कर लेते। बीजेपी ने अखिलेश यादव को पुराने दिनों की याद भी दिलाई। जिन अखिलेश यादव के कार्यकाल में 3.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पिताजी मंत्री बदला करते थे, चाचा जी चीफ सेक्रेटरी बदला करते थे, ताऊ जी अधिकारियों को बदला करते थे, आज मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा चिंतित नजर आ रहे हैं। एक्स पे पोस्ट करके सोचते हैं राजनीति हो गई। अखिलेश जी, राजनीति सेवा का कर्म है, निकलना पड़ता है, धूप में चलना पड़ता है। और परिवारवादी पार्टियों को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उन्हें संगठन की प्रक्रिया का पता नहीं होता है। बिना पता हुए कुछ न कुछ बोल देना ही वो राजनीति समझते हैं। हालांकि सूत्र कहते हैं मंत्रालय के बंटवारे की संभावना अगले 24 घंटे में बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो यूपी में योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी, जनसंपर्क, ऊर्जा मंत्रालय समेत कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। यही वजह है कि दिल्ली तक दौरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात हो, या फिर प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की बंद कमरे वाली बातचीत, हर मुलाकात यही बताती है मामला सिर्फ विभाग आवंटन का नहीं है, सत्ता के भीतर संतुलन और संदेश तय करने का भी है। इस बीच विपक्ष लगातार बीजेपी पर आक्रामक है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, लेकिन मंत्रियों को विभाग नहीं बंट पा रहे, क्योंकि दिल्ली लखनऊ, लखनऊ दिल्ली का झगड़ा है और झगड़ा बड़ा है। विभागों का बंटवारा वो बड़ा है। और सुना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो भी गोरखपुर चले गए हैं, कुछ नाराज हैं मंत्रियों के विभागों को लेकर। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जनता परेशान, जनता परिवर्तन चाहती है। जब पर्ची दिल्ली से आई थी मंत्रिमंडल की, तो खर्ची भी दिल्ली से आएगी और मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा भी दिल्ली ही करेगा। उत्तर प्रदेश में तो दिल्ली की हुकूमत है ना, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए शर्म की बात है। जब यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था तो जातीय समीकरण से लेकर क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन ध्यान दिया गया, ताकि 2027 विधानसभा चुनाव में फायदा हो सके। लेकिन अब विभाग के बंटवारे में होती देरी सवाल बढ़ा देती है। आखिर यूपी में इस देरी की वजह क्या है?
क्या देरी अंदरूनी असहमति की वजह से हो रही, या फिर बीजेपी सत्ता के शतरंज पर मोहरे सोच समझकर बिछाने में लगी है ताकि विपक्ष के हर फॉर्मूले की काट निकाली जा सके? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। 8वां दिन है और इंतजार अब भी हो ही रहा है, और अब उन सवालों का रुख करते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहने वाली है। सवाल नंबर 1, यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार के 8वें दिन तक भी आखिर विभाग का बंटवारा क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 2, क्या अंदरूनी असहमति की वजह से विभागों के बंटवारे में कोई पेंच फंसा हुआ है? ऑपोजिशन तो अब तंज कस रहा है। सवाल नंबर 3, क्या विभाग बंटवारे में हो रही देरी विपक्ष को हमले करने का नया मौका दे रही है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बहस होगी। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी एमएलए और प्रवक्ता राजेश चौधरी जुड़े हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़े हैं, और साथ ही साथ आरएलडी प्रवक्ता मलूक नागर हमारे साथ। हम डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, उससे पहले एक बड़ी खबर भी जल्दी से दर्शकों को देते हैं। कल कैबिनेट की बैठक जानकारी मिल रही है कि बुलाई गई यूपी में, और सुबह लगभग 9 बजे के आसपास योगी कैबिनेट की बैठक होगी। अब नए कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ तो ले ली है, लेकिन उनके पास विभाग नहीं है, और इस कैबिनेट विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक होगी। तो लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल कैबिनेट की बैठक बताया जा रहा है कि होगी, और सुबह 9 बजे जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक ये होने जा रही है। लेकिन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा ही अभी तक नहीं हुआ, और इसीलिए सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले सवाल आप इससे कि जो मुश्किल काम था ना, जो आपने तय करना था कि किसको हमें कैबिनेट मंत्री बनाना है, राज्य मंत्री बनाना है, वो काम हो गया, लेकिन जो आसान काम है वो आप अभी तक कर नहीं पाए हो। किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है वो आप पता नहीं कर पाए हो। बट ये देरी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, कोई काम आसान नहीं होता और कोई मुश्किल नहीं होता। कोई निर्णय लेना होता है तो सोच समझ करके निर्णय लिया जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं इस काम के लिए। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना, किसको क्या काम लेना है, क्या काम नहीं लेना, किसको क्या विभाग देना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, योगी जी का काम है, और वो बहुत उचित समय पर और बहुत जल्दी इस काम को अंजाम देंगे, और बहुत जल्दी आपको देखने को अरे राजेश जी, आज 8वां दिन चल रहा है और कितनी, मतलब ये बहुत देर कर दी बल्कि आपने। अब के बाद की बात कर रहे हैं ना हम, तो बहुत जल्दी होगा, आप इंतजार करिए और बहुत जल्दी आएगा। और उचित व्यक्ति को उचित काम देना, उससे उचित काम लेना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। ऐसा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक परिवार की पार्टी है, एक व्यक्ति को तय करना रहता है। सब साथ मिल करके टीम भावना के साथ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे तेजी के साथ दौड़ाएं, ये हमारा लक्ष्य है। उसी में पूरा एनडीए भारतीय जनता पार्टी एक होकर के काम कर रहा है, और बहुत जल्दी ही आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आप कह रहे हैं ना, और कहने सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो यही कह रहा है ना कि एक होकर ही तो काम नहीं कर रहे हैं। मसला वहीं तो फंसा हुआ है। फैसला दिल्ली ने लिया है, लखनऊ फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसीलिए ऑपोजिशन कह रहा है कि देरी हो रही है। देखिए, जिनको लड़ने की आदत हो, जो मंच पर मुख्यमंत्री के साथ धक्का मुक्की कर देते हो, अपने पिताजी के साथ धक्का मुक्की कर देते हो, चाचा के साथ अभद्रता करते हो, उनको तो यही नजर आएगा, और उनको कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो सड़क पे लड़ रहे थे, जो मंच पे लड़ रहे थे, जो राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के में लड़ रहे थे, जो अपने पिताजी से अभद्रता कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री को धक्का करके मंच से नीचे फेंक रहे थे, वो किस मुंह से बात कर रहे हैं भाई? मैं पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया ने देखा है, उत्तर प्रदेश ने देखा है, इसीलिए वो सामने बैठे हुए हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप उत्तर प्रदेश की जनता के मानस को हम ठीक प्रकार से समझते हैं, और उत्तर प्रदेश में अच्छे निर्णय हो रहे हैं, और इसी तरह से आगे होंगे, और 2027 में फिर इनको निराशा हाथ लगने वाली है। ठीक है मनोज काका जी, चर्चा का हिस्सा बनाते हुए आपको, मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बड़ा आनंद आ रहा है, आप लोग खूब तंज कस रहे हैं, थोड़ा समय दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, कल अब कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। नहीं, आपने जो सवाल किया उसी सवाल को हम लोग बड़ा कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री दूसरे दल के जीते हुए, अभी जहां पे उनकी सरकार केरल में नहीं बनी बीजेपी, तो प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे कि वहां तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है, कांग्रेस को जल्दी से अपना चीफ मिनिस्टर तय कर लेना चाहिए। वो प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, जो पार्टी ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा निर्णय लेने की क्षमता है, अगर ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, संवैधानिक रूप से तो है ही, तो मुख्यमंत्री तो अब तो दिल्ली से
से भी लौट आए हैं, फिर भी अभी तक लोगों का विभाग क्यों नहीं बटा? सच बात यह है कि यह लूट की बांट है, और लूट के बांट में कहीं मुख्यमंत्री जी ये सोच रहे हैं कि अब हमारे, अगर यह मुख्यमंत्री का निर्णय होता तो मुख्यमंत्री को 2 घंटे लगते। आज 8 दिन हो गए, आप ही कह रहे हैं 8 दिन हो गए, और क्या हो गया? और दूसरा, जो साथी आचरण की बात कर रहा था, उस साथी को पढ़ना चाहिए। इस देश में एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है जिसके अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर घूस लेते पकड़े गए, और पढ़ो 2012 में देश की एक सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। और वो है अपने अपने नेता से, शीर्षस्थ नेता से पूछना कि आडवाणी जी का मंच पर कितना सम्मान कर रहे थे, जिनकी अंगुली पकड़ के चढ़ना सीखे थे। और तुम्हारा संस्कार वही है जो मध्य प्रदेश का वो एक नेता क्या कर रहा था हाईवे पर, पूरे देश ने देखा। तो हमें संस्कार मत सिखाओ, एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लो। सबसे ज्यादा अपराधी, व्यभिचारी अगर 84% किसी राजनीतिक दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। यह सवाल पूछना हमारा इसलिए हक है कि आप मिनिस्टरों के विभागों का बंटवारा क्यों नहीं हो रहा है, कि चूंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग हैं, और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो जिसको चाहे जो विभाग दे दे। लेकिन मुख्यमंत्री तो यहां तो पर्ची परंपरा है, कोई संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपरा भारतीय जनता पार्टी में अपनाई नहीं जाती है। पर्ची परंपरा होती है। इनका आदर्श यह है कि जो ये भाषण दे रहे थे कि हमें विदेश की यात्रा नहीं करनी चाहिए, दूसरे दिन विदेश निकल गए। जो कह रहे थे कि हमें वैभव विलास पर नहीं खर्चा करना चाहिए, 15 अप्रैल 2025 कह रहे हैं कि भाई पर्ची परंपरा है, होटल में 10 लेकिन मनोज जी पर्ची परंपरा एक्चुअल में होती तो इतना लंबा तो खींचतान, अगर खींचतान हो रही, जैसे कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि खींचतान है, इस वजह से देरी हो रही है, तो खींचतान है यानी कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, सुनी जा रही है, इसलिए लेट लतीफी हो रही। तो पर्ची सिस्टम तो कहीं ना कहीं मतलब आपकी ही बात इसका खंडन कर रही है। बहुत सही बात कहा राजू जी। आपके सवाल को थोड़ा और बड़ा करते हैं, पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को और कौन एक मिनिस्टर हैं जो लगातार धक्के देके एक तरफ करते हैं, और देश के शीर्षस्थ प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कौन साथ रहता है। कितना लोकतंत्र है जिसमें पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो कई बार जिसका कोई चयन नहीं हुआ, कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, वहां कितना लोकतंत्र है। ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय कौन चलाता है, गवर्नर हाउस कौन चलाता है। इस देश में कितनी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन किया जा रहा है। अभी देश के सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों ही कहा है कि अगर किसी स्वायत्त संस्था के व्यक्ति का चयन अगर बहुमत के बल पर हो रहा है तो ये तानाशाही है। अभी देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात कही है कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि देश के निर्वाचन आयोग में कोई निष्पक्ष व्यक्ति हो जो चयन में उसके रहे। तो वो कितनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया वो बीजेपी। राजेश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर दूसरे नंबर के पास राजेश जी जवाब दीजिए। जो हमको लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, इनका लोकतंत्र दिखा रहा हूं मैं आपको। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, शिवपाल यादव, अंशुल यादव, संध्या यादव, मृदुला यादव, अर्जेंट सिंह यादव, प्रेमलता यादव, सरला यादव, आदित्य यादव, अनुराग यादव, अरविंद यादव, बिल्लू यादव, मीनाक्षी यादव, बंदता यादव, ये सब एक परिवार के लोग हैं। सब सिंधिया के पापा किसान थे क्या? यहाँ तक आप ये इन तो सवालों गुलाम का है। जवाब नहीं दे पा रहे। मनोज जैसे, अरे तुम तो गुलाम हो भाई, कर ये तो मनोज जैसे लोग तो गुलामी कर रहे हैं। परिवारवाद की तरफ चले गए, एक ही करके बोलेंगे। पार्टी मनोज जी आपकी बात आई नहीं। राजेश जी आज बहुत गंभीर मामला है ना, आपने कैबिनेट मंत्री बनाया, शपथ ली नहीं, आज फिर वापस मैं चाहता हूँ इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। नहीं राजेश जी मैं डिबेट भटकने नहीं दूंगा, डिबेट को भटकने नहीं दूंगा। आप कह रहे संगठन की प्रक्रिया, कितनी लंबी प्रक्रिया चलेगी? मैं वापस मुद्दे पर आऊंगा, नहीं हमें इधर उधर नहीं जाना। ठीक है, परिवारवाद पर बहुत लंबी बहस पहले भी हो चुकी है। कितना लंबा चलेगा अभी ये संगठन की प्रक्रिया? गाली देते हैं, ये गालीबाज विधायक है, इसका यही देखिए चरित्र बता रहा है। सदन में आपसे रिक्वेस्ट करूं तू तड़ा की भाषा देखिए स्तरहीन आदमी को हटाओ, स्तरहीन आदमी को हटाओ इसको। इसमें आपसे भी रिक्वेस्ट करूं तू तड़ा की कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। ये गुंडागर्दी डिबेट में सही तरीके से रखी जा सकती है। राजेश चौधरी नाम है मेरा, जाट के घर में जन्म लिया, जवाब देना जानता हूं, समझे? जाट के घर में जन्म लिया, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं है। जवाब देना नहीं जानते, समझे ना? जवाब देना नहीं, और आप वो लोग जो बलात्कारियों के लिए कहते हो कि बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों के नहीं ये तरीके से नहीं। मनोज जी मैंने आपको समय दिया, भी उनको अपनी बात रखने दीजिए। और जो सभ्यता के दायरे में अपनी बात नहीं रखेगा, मुझे उसी समय उसको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। मैं क्लियर कह रहा हूँ, तू तड़ा की भाषा सभ्यता के दायरे में अपनी बात सिंपल रखिए। राजेश अपनी बात कंप्लीट कीजिए बीजेपी। ये लोग वो भ्रष्टाचारी लोग हैं जो नौकरी की सूची लगने के बाद उसको बदल देते थे।
एक मुख्यमंत्री कार्यालय से लिस्ट आती थी, एक चाचा के यहाँ से आती थी, एक पिताजी के यहाँ से आती थी। ठीक है, सपा में क्या होता था वो छोड़िए ना, उस सत्ता में तो नहीं है राजेश जी। आप ये बताइए कि आप में आम सहमति क्यों नहीं बन रही है? अरे भाई, मनोज जी का फिट डाउन करिए, मनोज जी का फिट डाउन करिए। राजेश जी, आम सहमति क्यों नहीं बन रही है, बताइए। देखिए मैंने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और बहुत जल्दी आपके सामने निर्णय होगा, सबको उचित काम दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है ना, और व्यक्ति की क्षमता देख करके काम दिया जाता है, किसके अंदर क्या काम करने की क्षमता है, क्या उसकी रुचि है, उस हिसाब से विभाग दिए जाएंगे। बहुत जल्दी आपके सामने परिणाम आएगा। बड़ी जल्दी परिणाम है। सुरेंद्र राजपूत जी, मतलब आपको भी केरल में समय लगा, अगर बीजेपी को समय लग रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन अब आप जो कुरेदते हो जो राख जुस्तजू क्या है, कांग्रेस पार्टी क्यों मतलब ये कुरेद रही है इन जख्मों को? राजीव भाई, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबारों की और राजेश चौधरी की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। हमारा मसला हमें तो मुख्यमंत्री चुनना था भाई, हमने लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री चुन लिया। 18 तारीख को शपथ हो जाएगी, 19 तारीख को सारे मंत्रियों के विभाग की घोषणा हो जाएगी। यहां पर तो मुख्यमंत्री चुना हुआ है, प्रधानमंत्री चुना हुआ है, सदन बना हुआ है, और 5 आदमियों को मंत्री बना करके इनको मंत्री भी बना चुके हैं, खाली विभाग देना है। अब राजेश भाई को मंत्री नहीं बनाया, इनको इस बात की खींच है। अब फिजूल की बयानबाजी इसीलिए कर रहे भाई, अगर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है मंत्रियों को बनाना, और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है अपना सबको विभाग दे देना, तो इसका मतलब यह हो गया कि राजेश भाई से मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे, जिस तरीके की वो कर रहे हैं। क्योंकि नहीं तो इन्हें भी मंत्री बनाते, हम लोग पुराने साथी हैं, मित्र कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। तीसरी बात, आप इस चीज को देखिए ना कि दिल्ली से पर्ची आ रही है तब मंत्री बन रहे हैं। अब राजेश भाई मना करेंगे, लेकिन अंदर से तो ये जानती है कि दिल्ली से पर्ची आई। जहां से पर्ची आ रही है, जहां से खर्ची आ रही है, उस मुख्यमंत्री को तो उत्तर प्रदेश में इतना भी अधिकार नहीं कि किसको मंत्री बनावे, तो किसको क्या विभाग दे, इसका कैसे अधिकार मुख्यमंत्री जी को हो जाएगा? तो मुझे तो मुख्यमंत्री जी की बेचारगी पर आज की डेट में दया आ रही है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर पीएमओ को ही उत्तर प्रदेश चलाना है, गृह मंत्रालय को ही उत्तर प्रदेश चलाना है राजीव भाई, तो वो काहे को बेमतलब योगी जी जैसे आदमी को मुख्यमंत्री बना के रखे? हटा दे उनको, सीधे ही पीएमओ यहां पर चलावे। क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की? जब आप मुख्यमंत्री को इतना भी अधिकार नहीं दे सकते कि वो अपने विभागों को बदल सके, किस मंत्री को क्या विभाग देना है, क्या नहीं देना है, जो राजेश जी स्वयं कह रहे हैं विशेषाधिकार है। और मुख्यमंत्री के पास अगर वो विशेषाधिकार सुरक्षित होता तो मैं जिम्मेवारी से कहता हूं राजेश चौधरी जी, वो आपको भी मंत्री बनाते, और वो जो है कहीं ना कहीं सारे लोगों को विभाग भी दे चुके होते, और भ्रष्टाचारियों को जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं उनको कब का निकाल करके बाहर कर चुके होते। अब जैसे ये बड़बोला ओम प्रकाश राजभर को क्या मुख्यमंत्री सहेंगे, जिनको ओम प्रकाश राजभर ने मां की गालियां दी हैं, बहन की गालियां दी हैं, और तमाम तरीके से पता नहीं क्या क्या कहा है। ऐसे आदमी को अगर योगी जी सह रहे हैं, ऐसे ओम प्रकाश राजभर को सह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं चला रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं मैं राजेश जी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मल्लूक नागर जी आपके पास आते हुए कि मौका तो आप लोगों ने ऑपोजिशन को बोलने का दे दिया। वो कह रहे हैं कि सीएम के पास अधिकार नहीं है, पीएमओ गृह मंत्रालय यूपी चला रहा है। अगर ये देरी ना होती तो ऑपोजिशन का एक तरीके से इस मामले में तो मुद्दा भी ही नहीं होता। राजीव भाई, ये अपने आप में ही कंफ्यूज हैं जो विपक्षी नेता या विपक्षी प्रवक्ता हैं। एक तरफ कह रहे केरल, वहां 4 तारीख के बाद आज तक इनका कैंडिडेट और मिनिस्टर क्लियर नहीं हुए, और आधे समय में ये लोग प्रश्न उठा रहे हैं, तो इनकी बात को हम क्या समझें? नहीं, लेकिन वहां व्यक्ति का चयन करना था ना, यहाँ तो व्यक्ति पता है, विभाग का चयन नहीं हो पा रहा है ना। देखिए, कहीं भी मंत्रालय हो या मुख्य मंत्रालय हो, व्यक्ति का भी चयन करना है, और व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमताओं को देख करके चयन होता है। और जहां तक ये कह रहे हैं पर्ची आती है जो राजपूत साहब, अरे भाई, क्या कांग्रेस में
देश की जो संगठनात्मक ढांचा है या देश का केंद्रीय नेतृत्व है, क्या वहां से कांग्रेस नहीं चलती, ये कहना चाहते हो? और इसलिए इनका हर जगह ग्रुप या G20 ग्रुप या ग्रुपबाजी कांग्रेस में, या कांग्रेस में हमेशा कंफ्यूजन, या कांग्रेस में लीडरशिप में कंफ्यूजन है, क्या ये कहना चाहते हैं? ये अपना ज्ञान बांटना छोड़ें, अपने आप को गिरेबान में झांकें और अपना ठीक कर लें, ताकि देश की जनता ये समझ लगे कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां अब ज्ञान बांटने के बजाय खुद का चिंतन करने लगी, अपना मंथन करने लगी और देश की वास्तविक परिस्थितियों का अनुकलन करके और उनको बिल्कुल धरातल तक जाके अब जनता के हित में फैसला करके ये सही तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम इंडिया गठबंधन सब समझ ले अपने आप को, और एनडीए अपने आप सब चीज को संभाल लेगा, सारे मंत्रालयों को बांट देगा। राजीव भाई एक बात खत्म कर रहा हूं 10 सेकंड में। ठीक है, कंप्लीट। ये पूरा, हाँ 10 सेकंड में कंप्लीट। ये अपने अंदर ये आज आपके नेशनल टेलीविजन पर ये बता दें कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन देश के किसी भी प्रदेश में या पूरे देश के चुनाव में आपस में बगैर लड़े एक भी प्रदेश इनका जाता हो, हर जगह लड़ते हैं, ये उसको नहीं संभाल सकते। तो हमें ज्ञान बांटना बंद करें, मोदी जी को ज्ञान बांटना बंद करें, एनडीए को ज्ञान बांटना बंद करें, खुद गिरेबान में झांक लें, अपने आप को संभाल लें। बेचारे अपने आप को संभालने लायक रहे नहीं, ज्ञान बांटते फिर रहे हैं फ्री में, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान ले लो। अरे ज्ञान खुद को ही ले लो, खुद को देख लो, खुद को समझ लो, अपना मंथन करो। राजेश जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, दो चीजें हैं। मलूक भाई देखो इतने बढ़िया आदमी हैं, इनका दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है। और लगी बात आपने पूरी, राजीव भाई इन्होंने 5 मिनट लगातार प्रवचन दिया, ज्ञान, ध्यान, इंडिया, यूपी, पता नहीं इसके अलावा अगर इन्होंने कुछ बोला हो तो बताओ। असल बात इनको भी मंत्री बनने की है, बन पा नहीं रहे, कर हो कुछ रहा नहीं। अब आज की डेट में इंडिया को गठबंधन को गाली देने से मलूक भाई एनडीए की बुराइयां नहीं खत्म होंगी। दे लो आप हमें जितनी गालियां, हम तो प्रतिपक्ष में हैं, गालियां खाने के लिए बैठे हुए, ठीक है, दे लो आपको जितनी देनी है। जब तक आप हमारे साथ थे आप भी खाते थे। आप हमें यह बता दो 2-3 चीजें। आपने कहा प्रतिभा, वो आपका काम आकलन करना था। सुनो सर, अब बोलो मत। प्रतिभा है, इसका मतलब आपने प्रतिभाहीन लोगों को मंत्री बनाया। अगर प्रतिभा आंकली थी तभी तो मंत्री बनाया ना। अगर प्रतिभा आंकली थी तो क्या नाम तुरंत दे देना चाहिए था मंत्रालय। या इसका मतलब है कि प्रतिभाहीन लोगों को मंत्री आपने दिल्ली के कहने से बनाया। और मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के योगी जी को विशेषाधिकार होता तो ओम प्रकाश राजभर जैसे आदमी को वो योगी जी मंत्री रख ही नहीं सकते, क्योंकि इस हद तक भ्रष्टता करते हैं, इस हद तक भ्रष्टाचार करते हैं, इस हद तक कदाचार दुराचार के लोगों को बचाते हैं। जिसकी पार्टी में बेदीराम जैसा आदमी हो, जो नौकरियां बेचता हो, जो परीक्षा के पेपर एक नहीं कई बार लीक करता हो। नागर साहब, आप तो ऐसे आदमी हो नहीं, पेपर लीक करते नहीं हो। बेदीराम तो आप ही क्या नाम ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में है ना। तो बेदीराम जैसे लोगों की कम से कम योगी जी नहीं ले सकते सपोर्ट। सवाल उनका बिल्कुल जो कांग्रेस पूछ रही है, मैं वही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं। सवाल बिल्कुल सिंपल है कि आपको उनकी दक्षता, उनकी योग्यता के बारे में पता था ना, तभी तो आपने उनको मंत्री पद दिया, तभी तो शपथ दिलवाई। और आपकी ये दलील फिट नहीं बैठती यहां पर, जो आप कह रहे हैं कि भाई उनकी दक्षता को हम चेक कर रहे हैं अभी। देखिए राजीव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बढ़िया बातें करते हैं, मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास अब लोगों को करते हैं, पर ये फंसा नहीं पाते हैं। कांग्रेस के पास बातें बनाने के अलावा तो कुछ है नहीं। और जहां तक राजपूत जी की बात है, ये बड़े कुशल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पर कांग्रेस में ही नहीं इनको कोई पूछ रहा है। दूसरी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार 9 साल से काम कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जी हमारे घर में झांकने के अलावा, हमारी पार्टी के अंदर झांकने के अलावा कोई मुद्दा। भ्रष्टाचार आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दा नहीं है, विकास नहीं हो रहा ये मुद्दा नहीं है, सरकार के खिलाफ 0% एंटी इनकम्बेंसी है। इनके पास कोई जब मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है, सरकार की खिलाफत नहीं कर पा रहे, तो दूसरे घर में जाकर मैं आ रहा हूं। क्या मतलब अंदरूनी कलह दिखाई देती है? आप मतलब आप ऐसी पार्टी से आते हैं, आप मतलब कहीं ना कहीं देरी के पीछे मतलब वो वजह तो नहीं है जो आप बता रहे हैं, ऑब्वियस है। नहीं राजीव जी सुनिए, दिक्कत तो है। अभी जो है 4 तारीख को रिजल्ट आए, कई राज्यों में चुनाव हुआ, आसाम की सरकार हमने बना दी, बंगाल के अंदर से अराजकता को उखाड़ करके हमने फेंक दिया,
पुडुचेरी के अंदर हमने सरकार बना दी, तमिलनाडु में सरकार बन गई, केरल में आज भी नहीं बनी है। कौन से मुंह से पूछ रहे हो भाई राजपूत साहब? अब केरल में नहीं बना पाए हो, आज हम कहां बैठे, आप कौन सी तारीख में बैठे, कितने दिन हो गए, लगा लो ना हिसाब। आप क्या कर रहे थे? ये प्रश्न आपके ऊपर भी तो लागू होता है। और आप मेरी चिंता मत करिए राजपूत जी, मेरी चिंता मत करिए, मेरा भविष्य मेरी पार्टी में सुरक्षित है। 8 बार के एमएलए को हरा करके चुनाव जीता हूं जी, अपनी मेहनत के दम पर। किसान के बेटा हूं, किसान के परिवार से आता हूं, दिन रात जनता के बीच में रहता हूं, तो मेरी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। मेरी पार्टी कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, मेरी पार्टी का सारा नेतृत्व मेरी चिंता कर रहा है। आप मेरे प्रति मैं सुरेंद्र जी, मैंने आपकी उंगली देख ली, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मनोज जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का जिक्र हुआ, तो उनका बयान है कि भाई घर में शोक है, फिर भी आप राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का आपके चैनल तक और सब जगह एक वीडियो आई होगी कि एक महिला अभी जौनपुर में रो रही थी, विलख रही थी, और वो चश्मा लगाए रॉबिन हुड बन रहे थे। तो ऐसा व्यक्ति, जो हम लोग भी वो भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो जिस भाषा का इस्तेमाल उस व्यक्ति ने भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किया, और वो सबके आर्काइव पे है। अभी जिसकी बात हमारे सहकर्मी साथी कर रहे थे, क्या नहीं बोला कि ये चल सन्यासी कहां, क्या करेंगे, लोटा हैं, ये हैं, वो हैं, क्या नहीं गाली गुलाज, मतलब भारतीय राजनीति का सबसे अगर निम्नतम और नीचता का कोई स्तर का राजनीति अगर करता है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर, जो स्वयं को स्वीकारता है कि हम दो मुंह साफ हैं। तो ऐसे लोगों का जवाब क्या ही देना है? आप बताइए। हम लोग तो चाहते हैं कि राजनीति में कम से कम नैतिकता बचा रहे, आदर्श बचा रहे, और ऐसे काम हो जिसमें मानवीय मर्यादा का संवर्धन हो। क्या यही राजनीति है कि नेता कहेगा कि हम तो मुंह साफ है? और सही बात है, उसके बच्चे से उसकी पूरी पार्टी क्या है, अपना बेटा अपने 2 बेटा, अपने वही पार्टी है, और वही क्या हालात है। हम लोगों ने विधायक बनाया, हम लोग खूब जानते हैं कि कितनी उनकी लोक स्वीकृति है। तो ऐसे व्यक्ति का जो वाजिब सवाल है कि यह सवाल, क्या मुख्यमंत्री जी का सच में पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन, क्या पीएमओ द्वारा चलाया जा रहा है या होम मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा प्रांत है, इसके मुख्यमंत्री को कम से कम ये सोचने वाली कि 25 करोड़। क्या आपको ये नहीं लगता कि हो सकता है समय लग रहा हो कि सही व्यक्ति है, सही मिनिस्ट्री संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा? हो सकता है उस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं वो। अरे आप बताइए, जो विधायक रहा हो, अब उसमें मान लीजिए कुछ हमारे तरफ से जो दल बदलू गए हैं बेचारे, उनको भी आप सम्मान दे दो। हम लोगों ने तो फ्री कर दिया है, जितना जल्दी हो सके सम्मान आप दे दो। लेकिन अब आपने उनको मिनिस्टर की शपथ दिला दी, और अभी आप पे ये नहीं है कि नहीं उनमें विवेक है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बीजेपी ने ऐसे लोगों की वोट करा दिया है जो विवेकहीन है? आप ये कहना चाहते हैं? ये तो जो सवाल आप राजू भाई कर रहे हैं उसी को हम लोग पूछ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर आपने लोगों के ही पैसे से वोट हुई होगी, लोगों के ही पैसे का टैक्स का वो गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो उनपे उनका कौन सा विभाग होना चाहिए ये सरकार कब तय करेगी? मलूक नागर जी, भाई जब ये बड़ा फैसला था कैबिनेट विस्तार का, तो एक प्रतिनिधित्व का संदेश देना चाह रहे थे कि हम इस वर्ग को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो क्या आप उस वर्ग में ये संदेश नहीं जा रहा है कि भाई कुछ ना कुछ मसला है? क्या प्रतिनिधित्व एक्चुअल में देना भी चाह रहे हैं कि नहीं? क्योंकि विभाग तो मिले नहीं, बस मंत्री पद दे दिया। घूम के फिर बात वहीं आ गई, और मैं सीधा बात कह रहा हूं कि इन पे 13 दिन से अपने मंत्री और मुख्यमंत्री तय नहीं हुए, और हमारे 6 दिन का फिक्र कर रहे हैं, हमें ज्ञान बांट रहे हैं, हमारे बारे में कुछ का कुछ पूछ रहे हैं। तो क्या आपस में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में विपक्ष की दूसरे नंबर की पार्टी सपा, मनोज काका साहब एक बार कांग्रेस से भी पूछ लें, 13 दिन से इन्होंने केरल का क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए? आपने भी कहा, हम फिर अभी कह रहे हैं कि हमारा चिंता छोड़ें, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की चिंता करें, आपस में एक नहीं रहते। एनडीए में आज तक किसी स्टेट में लड़ाई नहीं हुई, एनडीए में कभी कोई आपस में तालमेल बिल्कुल सही बैठी है। ये देश में किसी भी एक प्रदेश में मिलकर चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। तो हमें ज्ञान बांटना छोड़ दें, तो अपना ध्यान करें। ये ऑपोजिशन कह रहा है कि वहां बीजेपी में गुटबाजी चल रही है, आप तो चूंकि साथ रहते हैं तो बता सकते हैं क्या वाकई कुछ है, चल रहा है अंदरूनी कलह, कोई गुटबाजी है? मैं जवाब
बिल्कुल राजीव भाई, एक बात मैं आपको समझ मनोज जी लो, और सुरेंद्र जी, आप कहने को कोई कुछ कहता रहे, गुटबाजी कहता रहे, गुटबाजी कहता रहे। गुटबाजी दिखती है जब चुनाव होते हैं, गुटबाजी दिखती है जब देश के चुनाव होते हैं, गुटबाजी दिखती है जब प्रदेशों के चुनाव होते हैं। एक प्रदेश दिखा दो जहां पे एनडीए में किसी भी प्रदेश में गुटबाजी या झगड़ा हुआ हो, या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन एक भी प्रदेश दिखा दें जिस प्रदेश में ये इकट्ठा होकर चुनाव लड़े हों, एक भी दिखा दें। ये आपके नेशनल टेलीविजन पे बात है, जनता सब देख रही है, आकलन करना सब जानते हैं, भांपना सब जानते हैं, और सब लोग देख रहे हैं कि वास्तविकता क्या है और क्या नहीं है। सुरेंद्र जी, हाँ। पूछ लो कोई से भी, कांग्रेस के से सपा से। अरे अब हो गया यार मलूक भाई, मैं मलूक भाई से सहमत हूं कि हमारे अंदर गुटबाजी है, इंडिया गठबंधन में गुटबाजी है। जिंदा लोकतंत्र में तो गुटबाजी होगी, जो लोग मरे हुए हैं उनमें गुटबाजी नहीं हो सकती, डेडवुड में गुटबाजी नहीं हो सकती। एनडीए में ना खाता ना बही, जो चचा मोदी कहे वो सही, किसी की हिम्मत नहीं है। और हमारे बीच में मत बोलो हो जाए तो गड़बड़ है, गिरेवन में अपने में झांक लो और खुद तय कर लो और फिर जवाब दे लो। साहब रुक जाओ, अभी तो और लगेगी आपको, चिंता मत करो। क्यों परेशान हो रहे हो? आप भले आदमी हो, क्यों परेशान इतना हो रहे हो? हम लोग तो जिंदा हैं, हमें तो बदले में बराबर है आप भी और रहेगी। अरे भले कंप्लीट करने दीजिए, इतना तो सम्मान करो। क्या मजाक कर रहे हो? आप जैसा सीनियर आदमी जो लोकसभा में भी बोलता हो, विधानसभा में कई बार बोला हो, आपको इतनी जल्दी वो लग गई, परेशानी आ गई, मिर्चें लग गई, उचित नहीं है ये। आप बात समझो, है क्या हम में तो है गुटबाजी, आप में नहीं है। मरे हुए लोग हो आप लोग लोकतंत्र मानते ही नहीं हो, आप हिटलर को मानते हो। सच बात तो यह है। तो इसलिए मैं मलूक भाई से सहमत हूं कि इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, गुटबाजी है, और एनडीए में कोई गुटबाजी नहीं, क्योंकि वो सब डेडवुड है, टोटल डेडवुड है, एकदम 100%। तीसरी बात, अब एक आगे कहने लगे कि साहब राजेश भाई हैं बड़े अच्छे इंसान, कहने लगे मेरी चिंता पार्टी करेगी। अब मेरी पार्टी ने चिंता करके आपको बैठा ही रखा है, आगे भी बैठाते रहेंगे। विपक्ष के साथ ही हम लोग बैठे रहे टेलीविजन पे, हमारा काम तो पूछना है। हम तो आपके सत्ता के घर में झांकेंगे, ये हमारा काम है। पब्लिक ने हमको काम दे रखा है, पब्लिक ने हमको काम दे रखा है। एक मिनट राजेश भाई, उनको कंप्लीट कर दीजिए। राजीव भाई मेरी बात हो जाने दो पूरी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कंप्लीट है ना। हमारा काम तो, विपक्ष का काम तो सत्ता के घर में झांकना है, लेकिन क्या सत्ता के काम विपक्ष के घर में, या विपक्ष के इतिहास में अगर कोई कमी हुई है तो सत्ता का काम है कि उस कमी को शिखंडी बना करके अपने पापों को छुपाए। ये सत्ता, हमारे यहां देर हो रही है मान ली हमने, लेकिन क्या विपक्ष, ये सत्ता का काम है कि हमारी कमियों को शिखंडी बनाए और 2017-2012 की बातों को याद करके अपनी गलतियों को और अपने पापों को छुपाए? नहीं चल सकता। और मलूक भाई और ये राजेश चौधरी जी, जान लो यहां सब किसान परिवार के बेटे हैं। मैं भी किसान परिवार का हूं, आप भी हो, मलूक भी हैं, और क्या नाम ये मनोज भाई भी हैं। यहां पे कौन सा अडानी अंबानी का बेटा है? हाँ, मोदी जी जरूर हैं अडानी अंबानी के आदमी। हम लोग तो सब किसान परिवार के हैं। नरेंद्र मोदी अडानी जी और अंबानी जी के आदमी हैं, इसके अलावा कोई नहीं। चलो ठीक है, आप जल्दी से मलूक नागर जी, 20 सेकंड में मैं आऊंगा। 10 सेकंड, हाँ बोले। हाँ 10 सेकंड में बस। देखिए, हमारे यहां मंथन हो तो इनके अनुसार फेलियर, इनके यहां 13 दिन हमसे डबल समय लगे तो इनके यहां प्रजातंत्र, इनके यहां लोकतंत्र। कमाल है, हिपोक्रेसी, डबल मीनिंग, डबल बात, दो चेहरे, पहले तो दोगुनी बातें, बीच में बोल रहे नहीं, अब मैं आपको मिर्ची लगी तो कूद गया है। बोलना खराब होता है मलूक नागर। अब बीच में नहीं, बिल्कुल बीच में। राजीव भाई बंद करो, 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 राजीव भाई बंद करो। जल्दी, आपने 10 सेकंड बोला था, कंप्लीट करिए ना, जल्दी कंप्लीट करिए। फिर राजेश जी के पास आज तक का चैनल जो अरुणपुरी चलाते हैं मलूक नागर नहीं। सुरेंद्र जी, हाँ, इनका रोको ना, रोको। देखिए, अगर हमारे यहां मंथन हो तो हमारी कमी, और इनके यहां लड़ाई टकराव ग्रुप, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, सचिन पायलट गहलोत पे टकराव, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर का हो, सिद्धारमैया डी शिव कुमार का टकराव, और अब केरल में टकराव। इन्हें अपने टकराव दिखते नहीं, हमें ज्ञान बांटने, ज्ञान मत बांटो, अपने टकराव कहते रहो तो स्वीकार करें कि जिंदा लोकतंत्र टकराव तो होगा,
वो तो, लेकिन राजेश जी देखिए, ये तो एक तरीके से ये भी तो अच्छा, बहादुरी है कि वो बता रहे हैं, स्वीकार करेंगे है हमारे यहाँ गुटबाजी। ठीक है मलूक जी, राजेश जी वो तो स्वीकार कर रहे हैं, आपको स्वीकार करने में क्या आपत्ति है? ठीक है, मतभेद होते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? और मतभेद हमारे हो जाती है। राजीव जी, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व की परंपरा है, किसी व्यक्ति की ये पार्टी है नहीं, सब लोग मिल बैठ करके निर्णय करते हैं, सब एक निर्णय पर पहुंच करके फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात करती है। इनके यहाँ देखा नहीं आपने, इनको जिनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना रहे थे असम के अंदर, क्या हाल हुआ? एमएलए नहीं बन पाए भाई, एमएलए नहीं बन पाए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है आप देख लो, बंगाल के अंदर कांग्रेस की क्या हालत है आप देख लो, अन्य राज्यों में चले जाओ, कांग्रेस तो विलुप्त होती जा रही है, डायनासोर बनने वाली पार्टी है ये, इसका कोई नेतृत्व है नहीं। राहुल गांधी जी को कुछ ज्ञान नहीं है, क्या बोले क्या नहीं बोले, पर्ची थमा दी जाती है तो इनको पर्ची नजर आती है। सोनिया गांधी सपा ने तो लोकसभा में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो नहीं, सपा इन्होंने झूठ का नैरेटिव खड़ा किया, इन्होंने संविधान और आरक्षण का मुद्दा खड़ा किया, इन्होंने ऐसा झूठ का नैरेटिव खड़ा किया। उसके बाद का बात बता दूं ना मैं आपको, उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ, उसके बाद राजस्थान में इसमें चुनाव हुआ, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुआ, बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, कितने चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में अनेक उपचुनाव हुए, परिणाम आपके सामने है। तो काट की हाड़ी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलती है, जल जाती है, वो जल गई इनकी। और ये राजभर साहब का बड़ा विरोध कर रहे हैं, राजभर जी का। अरे भाई, वो भी सामान्य परिवार से, ओबीसी से आता है, वो पिछड़ी समाज को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं। जब आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे वो, जब आपके साथ सरकार बन रही थी, उनका वोट बैंक आपको हासिल करना था तो अच्छे थे, हमारे यहाँ आ गए तो बुरे हो गए। और मैं कह रहा हूं मनोज भाई, आप अपने अखिलेश यादव जी से बयान करवाइए कि कभी भी ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बुलवाइए ना, आप एक बार बुलवा के देखिए, तब समझेंगे कि आप राजभर के विरोधी हो। और ऐसे तो आकर के टीवी पे बोल दे रहे हो, आप बोलते रहे हो टीवी पे। कभी अखिलेश यादव जी ने कहा कि कभी जीवन में हम राजभर साहब के साथ नहीं जाएंगे? अरे आप डोरे डालने का काम कर रहे हो, 2027 में दोबारा आपकी तरफ आ जाए, इस प्रयास में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। तो आपका ये दोहरा चरित्र है और सब जानते हैं। चिंता मत करिए, आपको कोई मौका नहीं देंगे, बिल्कुल मौका नहीं देंगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए बहुत सारे सवाल मलूक नागर जी ने भी करा और राजेश जी ने भी करा। पहले मलूक नागर जी का जवाब, उन्होंने कहा कि हम हमारी चिंता छोड़ दो। आपकी चिंता तो हमने तभी करना छोड़ दी जब आप ये कह रहे थे, आपके शीर्षस्थ नेता, कि हम चवन्नी छाप नहीं है। उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा बनाया और वो चवन्नी छाप की तरह बदल गए, तब से हमने आपकी चिंता करनी छोड़ दी। और जो साथी कह रहे हैं, इनसे कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, चैनल पे कह रहे हैं, राजीव भाई 10 सेकंड, राजीव भाई 10 सेकंड काउंटर, राजीव भाई 10 सेकंड जरूरी है, राजीव भाई 10 सेकंड। यहाँ शाम वहां, अगर दो मुहा साहब आपको पसंद है तो आपको मुबारक, समाजवादी पार्टी का जिससे गठबंधन पहले था 24 में, जिसने आपको हरा दिया, जो हमारा गठबंधन 24 में आपको हरा दिया, वही गठबंधन आपको 27 में पूरी तरह से हरा देगा। और आप सबसे आपका जो अहंकार है, आपका जो अहंकार है वो भी खत्म हो जाएगा। और 2027 में जो वो खामोशी से सुन रहे थे मनोज जी, जब आप सब लोग बोल रहे थे खामोशी से सुन रहे थे, मुझे खुद समझ नहीं आया कि मनोज जी ने क्या बोला। मनोज जी प्लीज, बाकी सब लोग थोड़ा उनको सुन भी लेना, क्या बोल रहे हैं वो, प्लीज मनोज जी। 30 सेकंड में कंप्लीट। देखिए बहुत धन्यवाद राजीव जी, बहुत धन्यवाद। वो जो बात है ना कि समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है। ब्रिक को दंतहीन, मतलब भेड़िया को दंतहीन और अही को निर्विष करना बाकी है। तो अभी अहंकार जो 24 में थोड़ा कम हुआ था, 27 में समाजवादी पार्टी और पीडीए की अवधारणा, बहुजनों का एका, प्रगतिशील सोच का संवरण, सब माननीय अखिलेश यादव जी के विकासवादी और समावेशी राजनीति के साथ है। आपको 27 में देश उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया जाएगा और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के साथ ही देश में भी आए थे। और बाकी चवन्नी छाप का क्या जवाब देना है? देखिए मनोज, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो है चवन्नी छाप, क्योंकि सपा ने राज्यसभा बनाया और मंत्री बन गए बीजेपी में जाके। तो अब उनका क्या जवाब दें? यार ये डबल रिपीट कर रहे हैं। देखिए मनोज काका की बात सही है कि एमपी बनाने में इनका योगदान था, साझा था। चलिए, बहुत साधु, मुझे भी एमपी बनाने में योगदान था, पर क्या
अरे सुनो यार, अभी अभी मनोज बीच में नहीं, मनोज प्लीज बीच में नहीं। हमारी तरफ से कितने इनके एमएलए बने ये बता दें, और चौधरी चरण सिंह जी के साथ उनका आशीर्वाद लेके माननीय मुलायम सिंह जी ने राजनीति की शुरुआत करी, और अखिलेश जी उनके बेटे हैं। अगर ये ऐसी भाषा चौधरी चरण सिंह के पोते के लिए कर रहे हैं तो ये इनका चरित्र है और ये इनकी जबान है। आप देखिए, कुछ नहीं करना। चौधरी चरण सिंह किसान नेता, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी जिंदाबाद थे, हैं और अब बस अब बात हमारे आदर्श थे, आजीवन रहेंगे। मनोज काका पूरी बात हो गई, मनोज काका पूरी बात हो गई। समय बड़ा कम है ना, सबका रिएक्शन। सुरेंद्र 30 सेकंड में बात रखिए और वापस कैबिनेट विस्तार पर आइए प्लीज, इधर उधर नहीं जाना, वापस कैबिनेट विस्तार पर आइए। सुरेंद्र जी पूरी बात कह दी है, अब बंद करो। जी राजीव भाई, मेरे पास समय की कमी है, प्लीज लास्ट रिमार्क अपना। जी मैं तो एक ही बात कहता हूं, बैक टू द बेसिक्स आइए। राजेश चौधरी को कुछ नहीं पता है, ना मलूक नागर को कुछ पता है, ये पता, और इवन मुझे आश्चर्य की नहीं है बिल्कुल कि योगी जी को भी कुछ नहीं पता है। ये पीएमओ तय कर रहा है, ये एचएमओ तय कर रहा है कि कौन मंत्री बनेगा, और ये वही लोग तय कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बंदरबाट, भ्रष्टाचार की मलाई किस विभाग में कौन कितनी आएगा। पहले भी और अगर योगी जी को तय करना होता तो राजेश चौधरी मंत्री होते। ठीक है राजेश जी, भाई ये जो दल बदलू समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुनना था और राजदूत जी को भी सुन रहा हूं। ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को, ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने को। तो ये 2027 का चुनाव आए तब तक अपना दिल बहलाते रहिए। टॉर्च लेकर के ढूंढते हैं तो विधानसभा में कांग्रेस नजर आती है, बढ़िया वाली टॉर्च लानी पड़ती है, तब तो दिखता है कि हाँ कांग्रेस का कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो भी नहीं नजर आएगा। वही हाल आज इनका छत्तीसगढ़ में हुआ है, वही हाल इनका आज बंगाल के अंदर हुआ है, आसाम के अंदर। इसका मतलब 20 में से 18 मुसलमान जीते हैं आपके। मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। 20 एमएलए जीत करके आए आसाम में, जिनमें से 18 मुसलमान जीते हैं भाई। ये मुस्लिम लीग बन गई है कांग्रेस। तो आप कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग के प्रवक्ता हो, आप सोचिए। ये जो यूएई के साथ सभी को माफी के साथ रुकना पड़ेगा क्योंकि समय इतनी इजाजत देना। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल अब कैबिनेट विस्तार हो गया, मंत्री पद कब मिलेगा इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई 24 घंटों के अंदर ये फैसला हो सकता है। हम भी इंतजार कर रहे हैं। दंगल में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।